हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा कि आपको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेके 7 तक के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 7 को भी मात्र 2 लेक्चर सीरीज में, वो भी काफ़ी डिटेल में समझाने के बाद कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले इनको देखिए, तभी आपको आगे आने वाले सारे लेक्चर समझ में आएंगे। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको UPSC की सारी तैयारी का पूरा कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका कोई भी दोस्त या कोई भी आपका रिश्तेदार जो UPSC की तैयारी कर रहा है या फ्यूचर में करना चाहता है, तो आप उन तक हमारे इन वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा पाएँ और घर बैठे ही UPSC जैसे एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कर पाएँ। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 8, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये तत्व? ये ऐसे तत्व थे जो कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए, उसके सपने को पूरा करने के लिए लागू किए गए थे। चलिए, अब हम बात करते हैं इनके संवैधानिक प्रावधान के बारे में कि संविधान के कौन से भाग में इनको रखा गया है। तो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है, इनको परिभाषित किया गया है। इन्हें कहाँ से लिया गया है? इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आयरलैंड के संविधान से भारत ने इनको लिया था। ठीक है, और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं। चलिए, अब आप कमेंट में ना इस क्वेश्चन को बताइए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट थे उनको कहाँ के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, और आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अम्बेडकर जी थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व थे भारतीय संविधान के। तो अम्बेडकर ने इन्हें विशेषता वाला बताया था। ठीक है, कि बहुत विशेषता वाले हैं, ये एकदम कल्याणकारी राज्य के सपने को पूरा करने वाले थे। ठीक है, वहीं ग्रेनवेल ऑस्टिन, ठीक है, इन्होंने इन्हें संविधान की मूल आत्मा कहा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की मूल आत्मा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ग्रेनवेल ऑस्टिन को। मैंने इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में बताया कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। चलो, मुझे एक कमेंट में आप बताएंगे कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को भारत की क्या कहते हैं? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में देना। चलिए, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विशेषताओं के बारे में कि DPSP की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि जो नीतियां हैं एंड कानूनों को, नीतियां और कानून जो भी बनाए जाते हैं उनको प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। जैसे संसद, सरकार या विधानसभा कोई भी कानून या नीति बनाती है, तो ये जो तत्व हैं DPSP के अंदर, जो भी तत्व हैं जिनको हम आगे जाकर भी डिटेल में समझेंगे, तो कोई भी कानून बनाते समय राज्य जो है इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये तत्व जो हैं विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक अनुदेश है, मतलब एक पैरामीटर्स हैं कि जब भी हम कानून बनाएं तो इनको ध्यान में रखें, इनके अकॉर्डिंग इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कानून बनाना है। ठीक है, और इनको भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि 1935 के जो भारतीय एक्ट था उसमें DPSP का प्रावधान था, वहाँ से इनको लिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो DPSP को कहाँ से लिया गया है? एक तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान को वहाँ से समाहित किया गया है, और इनके जो अनुदेश हैं वो किसके समान है? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के समान। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना। ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार आ चुका है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना किनका कार्य है। ठीक है, जैसे DPSP, उसमें ऑप्शन आ जाएगा DPSP फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या है आपका? DPSP। तो लोक कल्याणकारी राज्य कहीं भी दिख जाए वहाँ कौन सा आंसर आएगा? DPSP का। ठीक है, क्योंकि ये उसका मेन उद्देश्य है। DPSP क्या है? प्रकृति में गैर न्यायोचित होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो न्यायोचित होते हैं, ये गैर न्यायोचित होते हैं। माना कि गैर न्यायोचित का मतलब कि इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, सरकार जो है इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है,
इनको लागू करने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इन तत्वों को लागू करने का राज्य का एक कर्तव्य होगा, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, कर्तव्य होगा। हालांकि ये बाध्य भी नहीं है, गैर न्यायोचित हैं। ठीक है, और सरकार इनको लागू करने के लिए सिर्फ कर्तव्य है, उसका बाध्य नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है कानून की संवैधानिक चेक के लिए, कोई भी कानून है उसकी संवैधानिकता को जांचने के लिए, ठीक है, इन्हें इनका सहारा ले सकता है। एटलीस्ट देख सकता है कि हाँ ये संवैधानिक है या नहीं। इनमें डीपीएसपी का सहारा लिया जा सकता है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन आपको इसमें याद क्या रखना है, गैर न्यायोचित हैं, सरकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि डीपीएसपी की अगली विशेषता क्या है कि डीपीएसपी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। ठीक है, जो गांधीवाद का दर्शन था उस पर आधारित कुछ होंगे राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए। ठीक है, कुछ समाजवादी होंगे, कुछ उदार बुद्धिजीवी वाले होंगे। इनके समाजवादी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 38, 39, 41, 42, 43 एंड 47। वहीं गांधीवादी के अंतर्गत 40, 43, 46, 47, 48। ठीक है, वहीं उदार बुद्धिजीवी के अंतर्गत 44, 45, 48, 49, 50 और 51। चलिए, अब हम इन आर्टिकल्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको एक एक आर्टिकल याद होना चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे आर्टिकल एकदम उंगलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजवादी डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, समाजवादी, तो समाजवादी जो डीपीएसपी है इनका मूल उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना और लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का निर्माण करना। ठीक है, एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना और सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 38। 38 में किसकी बात की गई है? 38 में बोला गया है कि आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं, अवसरों आदि की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, इनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ में बिल्कुल असमानता नहीं की जाएगी, ये इसके अंतर्गत का प्रावधान है। ठीक है, इसको 44वें संविधान संशोधन में अधिनियम में जोड़ा गया था। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट में किस आर्टिकल को जोड़ा गया था, कौन से प्रावधान जोड़े गए थे और कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान है। ठीक है, वही नहीं, ऐसे प्रीलिम्स में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 38 में क्या लिखा है, ऐसा नहीं पूछेगा। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देगा कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की असमानता को समाप्त करना क्या है। एक तरीके से कौन, या तो पूछ लेगा डीपीएसपी है या क्या है, और थोड़ा और टफ बनाना होगा तो डीपीएसपी में भी कौन सा है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो एटलीस्ट जब आप आर्टिकल का नाम लिख दोगे ना, तो आपके जो एक आंसर में एक वजन आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको आर्टिकल याद रखना है। ठीक है, चलिए अब है अगला आर्टिकल 39। ये वही आर्टिकल है जिसको लागू करने के लिए आर्टिकल 31 के अंतर्गत इनको लागू करवाया जाता है और वहाँ आर्टिकल 14 गायब हो जाता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, नहीं दिखाया था, वहाँ जाके देखना। ठीक है, तो आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? आर्टिकल 39 नागरिकों के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है, कि नागरिकों हेतु जो जितने भी उपयोगी साधन हैं उनको प्राप्त करने का उनका अधिकार हो। ठीक है, वहाँ तक उनकी पहुँच हो। भौतिक संसाधनों का सम वितरण हो, मतलब एक समान वितरण हो। ठीक है, सामूहिक हित के लिए ऐसा हो। ठीक है, धन उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना, ये ऑलरेडी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में, कि धन एंड उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ये क्या है? तो उसमें ऑप्शन में आंसर था डीपीएसपी। ठीक है, अगला है इसमें पुरुष स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान करना। ठीक है, अलग अलग पुरुष हैं स्त्री हैं उनके लिए असमान, ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो उसके लिए हम कम वेतन देंगे, पुरुष है तो उसके लिए ज़्यादा देंगे, इसको रोकना। ठीक है, कर्मकार जो भी कार्य करते हैं, मजदूर हैं, उनके स्वास्थ्य तथा बालकों को बलात्श्रम से संरक्षण। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं ऑलरेडी, और डीपीएसपी में भी बोला गया है कि कभी भी हम कानून बनाए तो इन बातों को ध्यान में रखो। ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य और उनके बलात्श्रम से संरक्षण करना, उनका बालकों के स्वास्थ्य और उनके विकास का अवसर उन्हें मिलना चाहिए। बालकों को उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड और उनके विकास से रिलेटेड उन्हें अवसर जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले जो ये वाला जो प्रावधान है स्वास्थ्य, बालकों के स्वास्थ्य वाला, इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39 का ही सब क्लॉज है 39A। ठीक है, इसमें क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या जोड़ा गया था कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। एक तरीके से जो नालसा है, जो हमारी नालसा एक एजेंसी है, नालसा जिसकी फुल फॉर्म है
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। एक तरीके से इसके माध्यम से इन प्रावधानों को पूरा किया जाता है। ये जो क्या करती है, ये गरीबों के लिए, इन सब के लिए निःशुल्क विधिक सहायता और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 याद रखना 42 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 41। 41 क्या कहता है, लोक सहायता पाने का अधिकार, काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी या बुढ़ापा या बीमारी या निशक्तता की दशा में। जैसे कोई व्यक्ति या तो बेकारी है, मतलब या तो बेरोजगारी है, ठीक है, या तो उसके बुढ़ापा है या वो बीमारी से ग्रस्त है या निशक्त है, ठीक है, ऐसी दशा में उसे काम पाने और शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने आदि का उसे अधिकार है, ठीक है। एक तरीके से जो बात चलती है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाली बात, वो इसी प्रावधान के अंतर्गत आती है। अभी ऐसा लागू नहीं है, लेकिन उसको उठाने के पीछे मुद्दा इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 42। 42 क्या कहता है, कार्य हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ठीक है। ये किस मात्र आर्टिकल 42 के अंतर्गत आते हैं कि कार्य के लिए जो भी परिस्थितियाँ हैं वो न्याय संगत होनी चाहिए, मानव के लिए उचित दशाओं का उनमें सबका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा काम है जहाँ मानव के लिए उचित दशा ही नहीं है, बहुत ही गंदगी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरा है, तो ऐसी कोई दशा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रसूति सहायता का उपबंध करना चाहिए, ठीक है, जो महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल आर्टिकल नंबर 43। 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। एक न्यूनतम मजदूरी जो उन्हें शिष्ट जीवन स्तर जीने के लिए और के लिए उपलब्ध हो, और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों की उनके लिए उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। अगला है 43A, जो इसी का ही एक सब क्लॉज है। उसमें क्या था, उसको 42 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि जो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने हेतु कदम उठाना, जो भी हम उद्यम सरकार खोलती है, प्राइवेट उद्यम जो भी होते हैं, उनमें कर्मकार अच्छे से भाग लें, बढ़ चढ़कर भाग लें, उसके लिए कोई कदम उठाना या जागरूकता फैलाना, ये आर्टिकल 43A के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा जो लास्ट है समाजवादी DPSP के अंतर्गत आर्टिकल 47। 47 किसकी बात करता है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। पोषाहार स्तर की बात करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, एक तरीके से हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाना और किसी की जो जीवन स्तर है उसको अच्छा करना, उसको और बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भारत में बहुत अधिकतर लोग क्या कहते हैं, जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी निम्नतर जीवन स्तर जीने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है, ताकि उनके जीवन को सुधार करने की पूरी आवश्यकता की जाए। जैसे उनके लिए पक्का घर बनाने की स्कीम चलती हैं, ठीक है, खाना बांटने की स्कीम चलती हैं, तो ये सब इन्हीं DPSP के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद हमारा अगला जो DPSP सिद्धांत है वो है गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो गांधी जी के जो कुछ विचार थे, उनका कुछ दर्शन था, उस पर आधारित जो भी प्रावधान है उन्हें हम गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत DPSP में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा आर्टिकल 40, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना, ठीक है। एक तरीके से स्व सरकार का उनका एक सपना था। उनका सपना था कि जो ग्राम राज्य वही राम राज्य, ठीक है, ग्रामों में ही देश की आत्माओं का वसन होता है, मतलब देश की आत्मा वहीं बसती हैं, ये उनका एक तरीके से मानना था। तो ठीक है, ये उनका एक सपना था जिसको आर्टिकल संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73 एंड 74 के माध्यम से पूरा किया गया था। चलिए इसी में अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43 ऊपर भी था कर्मकारों के लिए, ठीक है। इसमें भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग है, उनको प्रोत्साहित करना, ये भी गांधीवादी सिद्धांत था, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक और सब क्लॉज 43B है जिसे 97th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और उनके स्वायत्त संचालन और स्वायत्त प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात की गई थी। इस सहकारी समिति वाले का जो प्रावधान को फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर भी जोड़ा गया था और DPSP के अंदर भी जोड़ा गया था, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 46 क्या बात करता है, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, है ना, जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके हितों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, उनके सामाजिक और अन्याय एवं शोषण को कम करना और शोषण से उनको सुरक्षा प्रदान करना। एक तरीके से जो पिछड़ा हुआ तबका है उनका विकास करना, उनके शोषण से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। इसके बाद अगला आता है हमारा आर्टिकल 47
जिसमें नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के प्रयोजन पर प्रतिबंधन की बात की गई है। ठीक है, कि नशीली दवाओं का बिल्कुल भी जो है मार्केट नहीं होना चाहिए, इनका वितरण नहीं होना चाहिए, मदिरा, ड्रग्स आदि पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट जो गांधीवादी सिद्धांत का आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 48। 48 क्या कहता है? 48 कहता है गाय, बछड़ा एवं अन्य जो भी दुधारू पशु हैं की बलि पर रोक लगाई जानी चाहिए एवं उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब ये पता आपको क्यों याद रखने हैं? जैसे कभी भी नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि पर कोई क्वेश्चन बना तो आप आर्टिकल 47 को लेकर कोट कर सकते हो, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई इसे काफ़ी नॉलेज है पॉलिटिकली और जो भी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल, सोशल जो भी नॉलेज है उसके साथ साथ इसे काफ़ी नॉलेज है। तो आपकी ना 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा। जैसे पशुओं से रिलेटेड कुछ भी बात आती है तो आर्टिकल 48 को आप कोट कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये आर्टिकल समेत ये सारे प्रावधान याद रखने हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा डीपीएसपी का सिद्धांत है वो है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 44 है, एक समान सिविल संहिता। इसमें मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से तत्व हैं जो यूसीसी को लागू होने से रोकते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जब मेंस आंसर राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? एक समान सिविल संहिता। अगर आपको नहीं पता है एक समान सिविल संहिता क्या होती है, तो एक समान सिविल संहिता का आशय है कि बगैर किसी धार्मिक, जाति या नस्ली या लिंग भेदभाव के अनुसार सभी के लिए एक समान विधियाँ बनाना, एक समान कानून बनाना। जैसे पर्सनल लॉज की समाप्ति, एक तरीके से मुस्लिमों के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं धर्म के अंदर, हिंदुओं के अपने अलग है ना, जैन के, बुद्ध के, इन सब के अलग हैं। तो इन सभी लॉज को ख़त्म करके सभी के लिए एक समान कानून बनाना, ठीक है, उसको कहते हैं। जैसे विवाह को लेकर के मुस्लिमों में थोड़ा अलग कानून है। ठीक है, पहले 3 तलाक जैसे प्रावधान भी थे, हलाला जैसे प्रावधान जो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, इन सबको ख़त्म करने के लिए ही एक समान सिविल संहिता के बात की जाती है। ठीक है, ताकि सभी के लिए शादियों में, विवाह, तलाक में आदि से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों में, इन सभी में एक समान नियम हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। अब है अगला आर्टिकल नंबर 45। 45 किसकी बात करता है? इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, साथ ही साथ इसको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 21 में जोड़ा गया था। मैंने आपको अगले वाले चैप्टर में बता दिया, इससे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, इसमें कहता है कि 14 वर्ष मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स अपने 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, और ये उस स्टूडेंट का एक फंडामेंटल राइट भी है। अगर इसका हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो एक डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल राइट भी है। चलिए अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 48। 48 क्या बात करता है? 48 कहता है कि कृषि एंड पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना। ठीक है, अभी फिलहाल में हमारे यहाँ कृषि या पशुपालन जो भी है एक आधुनिक प्रणाली से नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें हम कृषि कीटनाशकों में रसायनों का काफ़ी प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है कि हमारी जो मृदा है ना, वो अनुर्वर होती जा रही है। ठीक है, उसकी उर्वरता कम होती जा रही है। तो इस सब को रोकने के लिए हमें आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी जो ज़मीन है उसकी, वो जो उपजाऊ ज़मीन है उसकी उर्वरता बनी रहे। साथ ही इसमें कौन सा एक और प्रावधान है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ये सब आप याद रख लेना कि किसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो पर्यावरण या कृषि या पशुपालन से संबंधित है तो वो कौन सा आर्टिकल 48 के अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है? कौन सा? उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, आर्टिकल 49 किसकी बात करता है? जो हमारे ऐतिहासिक संस्मारक हैं, जो हमारे स्थान हैं और जो वस्तु हैं, जो भी हमारे इतिहास को प्रदर्शित करते हैं, हमारे इतिहास को बताते हैं, उनका संरक्षण करना। ठीक है, ये भी एक डीपीएसपी के अंतर्गत आता है कि हम जैसे कि कोई भी ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण से रिलेटेड कोई भी नियम बनाए तो इन बातों का भी हम ध्यान रखें। उसके बाद आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? ये न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। एक तरीके से ये जो शक्तियों के पृथक्करण वाले सिद्धांत को प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वहीं न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 51। 51 किसकी बात करता है? 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु या अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थों के अगर कोई विवाद होता है उसके निपटाने के लिए, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है,
कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है, सुरक्षा बनाए रखनी है, अभिवृद्धि मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी बनाए रखना है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस आर्टिकल का वो है, महत्व है। ठीक है, यही इस आर्टिकल के अंतर्गत का प्रावधान है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे और जो भी है एक मध्यस्थता के द्वारा निपटारे करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो ये हमारे सारे फंड जो है डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मैंने एक एक आर्टिकल को आपको अच्छे से समझा दिया है। वैसे इनमें समझाने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि अपने आप में ही समझने लायक थे, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में टकराव हो जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखे काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स को लागू अगर करना है तो उनमें फंडामेंटल राइट्स मतलब अगर हम कोई किसी भी डीपीएसपी को लागू कर रहे हैं, कुछ कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं कि उनको लागू करना फंडामेंटल राइट्स का हनन करने जैसा होगा। ठीक है, उन पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाने जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर आर्टिकल जो 44वां संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, अगर वो नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था 44वें संविधान संशोधन से पहले। और साथ ही साथ डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में क्या था, धन और उत्पाद के साधनों का संकेंद्रण रोकना। एक तरीके से धन और उसके जो उत्पादन के साधन हैं उनके संकेंद्रण को रोकना। तो एक तरीके से वो क्या था, संपत्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा था कि उत्पादन को रोकना है, लेकिन संपत्ति का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, मुझे कोई नहीं रोक सकता संपत्ति ग्रहण करने से। तो ऐसे ही टकराव उत्पन्न होते थे पहले, अब काफ़ी कम हो चुके हैं क्योंकि संविधान संशोधनों के माध्यम से ऐसे टकराव वाले सारे प्रावधानों को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या टकराव हुए, ठीक है, और अभी तक क्या क्या प्रावधान है, इनके बारे में हम कुछ केस हैं उनके माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन कौन से केस में इन सबको सुलझाया गया। ठीक है, तो सबसे पहला है चंपाकन दोराइजन मामला, जो सबसे पहला 1951 में हुआ था। उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच टकराव में फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बताया। ठीक है, जब कोई विवाद हुआ होगा इन दोनों के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर कोई विवाद होता है तो हम फंडामेंटल राइट को सर्वोपरि मानेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से प्रवर्तनीय है, न्यायालय में जाने योग्य है और गैर प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर ये विवाद दोबारा हुआ गोलकनाथ मामले में 1967 में जब इस विवाद हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। एक तरीके से इसी मामले को इसने द्वारा दोहराया था कि भाई कि अगर कोई भी डीपीएसपी लागू करना है तो हम डीपीएसपी में कोई भी संशोधन नहीं करेंगे, चाहे उसमें डीपीएसपी को लागू ही नहीं करें। ठीक है, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन आया, इसके विरोध में सरकार ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई थी 1971 में। इसमें कहा गया था कि संसद जो होती है अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को संशोधित कर सकती है, कम या समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, इसने कहा था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता, गोलकनाथ मामले में ये कहा था, लेकिन साथ ही यहीं संसद ने क्लियर कर दिया था कि हम इसमें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कटौती भी कर सकते हैं। इसके बाद 25वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया 1971 में ही। इसमें क्या कहा था, इसने एक नया प्रावधान आर्टिकल 31G ग को जोड़ा। ये कुछ वैसा सा ही है जो मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि जहाँ आर्टिकल 31 ग आता है वहाँ 14 चला जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्या इन्होंने प्रावधान दिया था, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 39 ख मतलब बी और 39 ग में जो भी समाजवादी निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है, उनको लागू करने वाली ऐसी कोई विधि जो उनको लागू करती है उसको आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 19 घूमने की जो 6 अधिकार दिए गए, घूमने की, संघ बनाने की, इन सब की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 31 उस टाइम पे जो था संपत्ति। ठीक है, इन फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी कानून 39 और आर्टिकल 39 और उसके सब क्लॉज के किसी प्रावधान से रिलेटेड कानून बनाने की कोशिश करता है तो उन्हें इन आर्टिकल के आधार पर, इन फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संसद ने प्रावधान दिया था। इसके बाद इन सभी समस्याओं का समाधान किया एक केस ने, जिसको आप बिल्कुल याद रख सकते हैं क्या रखना ही है, केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये एक ऐसा केस था जिसने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया था। ठीक है,
इसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और इसने कहा था कि सरकार जो होती है, संसद जो होती है, फंडामेंटल राइट्स में कोई भी संवैधानिक संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को बनाए रखते हुए। अगर मूल ढांचे में संशोधन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, और मूल ढांचा क्या हुआ इसकी व्याख्या भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसे हम आने वाले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला जो संवैधानिक संशोधन था या मामला था वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस संशोधन अधिनियम ने पुनः डीपीएसपी को एफआर पर प्रभावी बना दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर से एक और इम्पोर्टेंट केस निकल के आया, मिनर्वा मिल्स मामला। इसको भी आप याद रख सकते हैं, याद रखना ही है। मिनर्वा मिल्स मामला, इसने भी जो ये वाला प्रावधान था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है, क्योंकि इसमें बात की गई थी न्यायिक समीक्षा की। ठीक है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है? एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति होती है किसी भी कानून की संवैधानिकता को जांच करने की। ठीक है, इसके आधार पर इसने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन साथ ही कहा था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, कि 25वें संविधान संशोधन अधिनियम में आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर, इनके उल्लंघन के आधार पर जो आर्टिकल 39 के प्रावधानों को अगर किसी कानून के द्वारा लागू कराया जा रहा है तो उनको इनके उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकते। ये वाला प्रावधान इसने बनाए रखा, जो अभी भी है, लेकिन उसमें आर्टिकल 14 आता है बस। ठीक है, उसके बाद आया 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या किया गया था कि आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब फिलहाल में वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में क्या है, जो फंडामेंटल राइट हैं वो डीपीएसपी पर प्रभावी तो हैं, लेकिन यह भी नहीं कि डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। अब जो ऐसा प्रावधान है कि संसद जो होती है डीपीएसपी को लागू करने के लिए एफआर को संशोधित कर सकती है, बशर्ते केशवानंद भारती केस मामले के अनुसार मूल ढांचा यथावत बना रहना चाहिए, बस। ठीक है, तो आपको क्या रखना है कि फिलहाल में फंडामेंटल राइट तो डीपीएसपी पर प्रभावी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको लागू करने के लिए इनको संशोधित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बशर्ते बस मूल ढांचा बना रहे। ठीक है, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अधिनियमों के बारे में जो डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु लागू किए गए हैं। ठीक है, इन्हें आप प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए आप याद रख सकते हैं कि कभी ऐसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या थी और क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। तो उसके लिए आपको 4-5 अधिनियम अगर आपको याद रहेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने साइड में लक्ष्मीकांत की बुक खोल लीजिए, जिसमें निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन वाला जो टॉपिक है वो खोल लीजिए। मैं आपको उसमें बताता चलूँगा कौन कौन से अधिनियम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप उसी में टिक करते चलिए, है ना। तो उसमें जो सबसे पहला है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, आप उसे याद रख लेना। उसके बाद योजना आयोग के बाद नीति आयोग की भी स्थापना, उसका परिवर्तित करके उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था 2015 में। ठीक है, उसके बाद आप अगला जो याद रख सकते हैं वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आप याद रख लेना बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम। उसके बाद एक और है बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम। ठीक है, कुछ अधिनियम याद रख लेना ताकि आपको बस कभी डीपीएसपी पे आंसर लिखना हो तो आप इन 4-5 अधिनियमों को बना के अपना क्वेश्चन बना सको। कारखाना अधिनियम हो गया, इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद है आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का। अभी तो वैसे इन सभी को मिला करके एक ही जो लेबर कोड की संहिता वो लागू कर दी गई है, लेकिन आप इसे फिर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप अगला 9 नंबर पे देख लीजिए वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम 1972 वाला। ठीक है, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट 1980 का। और उसके बाद आप याद रखना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो 73rd एंड 74th के माध्यम से जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं आप उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद 10% आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 14 नंबर पॉइंट पे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत होगा, बस इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? चैप्टर नंबर 8, जो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में।
और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको पूरा उसी तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में या सरल रूप में एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपने थोड़ा बहुत ज्ञान इससे प्राप्त किया है, आपको लगा हो कि अगर मैं इसे खुद से पढ़ता तो समझ में नहीं आता, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपका कोई भी साथी या कोई भी विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, उन तक हमारे वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज की क्वेटेशन के बारे में। ठीक है, इसको आप अपनी चैप्टर के टॉप पर लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अंतिम में आपके पास बहुत सारे क्वेटेशन हो जाएंगे और जितने मैं कोशिश करूँगा जो भी क्वेटेशन है जो चैप्टर पढ़ा ना उसी से रिलेटेड ही लिखवाऊँ, ताकि अगर उस पर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको कोट कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेटेशन है वो है MC छागला। MC छागला कौन थे? हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने जो DPSP है इन पर बहुत ही सुंदर बात कही थी। इन्होंने कहा था कि यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा जो देश है वो पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। कितनी प्यारी बात कही थी कि अगर जो जितने भी DPSP हैं अगर ये सचमुच में ही लागू हो जाएं तो सचमुच में हमारा देश है एक पृथ्वी पर एक स्वर्ग की भांति लगने लगेगा, और एकदम सच बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार क्या कोशिश कर रही है इनको लागू करने के लिए, पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद।